जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यू बैच यानी 2023 टू 2024 यानी 2024 में आप लोग एग्जाम देंगे। इसका हम लोग 5th लेक्चर आज बताने जा रहे हैं और 5th लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुल आवेशों के बीच बल यानी फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसका हम स्टेटमेंट पहले आपको बतावें, बोर्ड पे लिख दिया गया है, इसको हम एक्सप्लेन करें, इसको समझावें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट में सभी एकेडमिक बैच इस समय शुरू हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड यानी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और इसके साथ साथ साइंस आर्ट कॉमर्स के सभी बैच शुरू हो गए हैं। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बने, आपका लाइफ हमेशा सिक्योर रहे और सक्सेसफुल लाइफ रहे, तो आप महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लें। इस समय सभी बच्चों का एडमिशन चल रहा है। तो चलें अब हम आते हैं अपने सिद्धांत पर। बहुल आवेशों का बल, इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि बहुल आवेशों के बीच बल क्या है। अब आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा निकाय का मतलब वस्तु होता है। कोई निकाय हो, हम निकाय मान सकते हैं, कोई निकाय है, देखिए हम कह सकते हैं ये कोई निकाय है, कोई वस्तु है और यह निकाय आवेशों का कोई निकाय है। आवेशों का कोई निकाय है, इसका मतलब क्या हुआ? इस निकाय का निर्माण आवेशों के द्वारा हुआ है। इसमें ढेर सारे आवेश हो सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर आवेश Q1 हो सकता है, इसी तरह से दूसरे जगह आवेश Q2 हो सकता है, फिर आवेश Q3 हो सकता है, आवेश सपोज कीजिए इधर के तरफ Q3 हो सकता है, Q4 हो सकता है, Q5 हो सकता है और हम मान लेते हैं कि लास्ट में आवेश Qn है। Qn यानी हम ये मान करके चल रहे हैं कि यह एक ऐसा निकाय है जिसका निर्माण आवेशों के द्वारा हुआ है और यहाँ पर यन आवेश हैं। यन आवेश का क्या मतलब? आप जितना आवेश चाहते हैं उतना आवेश हैं। यन आवेश का मतलब अगर आप कल्पना करते हैं कि इस पर 100 आवेश हैं तो 100 आवेश हैं। आप कल्पना करते हैं कि 1000 आवेश हैं तो 1000 आवेश हैं। अगर आप कल्पना करते हैं कि 1 करोड़ आवेश हैं तो 1 करोड़ आवेश हैं। तो अब चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें, हम आपको बताने जा रहे हैं बहुल आवेश। बहुल का मतलब होता है बहुत, बहुत यानी ढेर सारे आवेशों के बीच बल। कूलाम के नियम में तो हम लोगों ने देखा था 2 आवेशों के बीच बल। तो कूलाम के नियम में हमने 2 आवेशों के बीच बल देखा था। लेकिन अगर कोई ऐसा निकाय जिसका निर्माण ढेर सारे आवेशों से हुआ है तो उस पर बल कितना कार्य करता है, इसके लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, इस सिद्धांत को ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, या जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बहुल आवेशों के बीच बल। तो क्या है, इस स्टेटमेंट को समझ लिया जाए। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, जैसे कि हमने कल्पना किया कि कोई ऐसा आवेश, कोई ऐसा निकाय का मतलब वस्तु होता है, कोई ऐसा निकाय जिसका निर्माण ढेर सारे आवेशों से हुआ है, तो उनमें से किसी एक आवेश पर, चलिए हम कल्पना कर लेते हैं आवेश Q1 की।
कोई एक आवेश हम Q1 मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई एक आवेश हम Q1 मान लेते हैं, तो किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल, समझिए, कई अन्य आवेश हैं तो कई अन्य आवेशों के कारण बल लगेगा। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी कल्पना कर लें, हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा निकाय जिस पर यन आवेश है, यन आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड सो ऑन Q1 है, और हम मान लेते हैं कि सभी धन आवेश हैं। तो अगर सभी धन आवेश हैं और अगर हम एक ही आवेश पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करना चाहते हो, एक ही आवेश पर लगने वाला बल, तो अगर हम Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल देखें तो यह बल होता है प्रतिकर्षण बल। भाई, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो यह प्रतिकर्षण बल हो जाएगा F12, और बल है तो बल सदिश राशि होती है। इसका मतलब हुआ दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल। ये जो दूसरा आवेश है, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल। अब ये तीसरा आवेश है, तीसरे आवेश के द्वारा भी तो पहले पर बल लगेगा, तो अब तीसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल, लेकिन यहां भी दोनों आवेश धन आवेश हमने माना है, तो दोनों धन आवेश है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो प्रतिकर्षण का बल आपको मालूम है विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो ये हो जाएगा वेक्टर F13। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल। इसी तरह से अगर यह nवां आवेश है तो nवें आवेश के द्वारा भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये जो प्रतिकर्षण बल होगा ये हो जाएगा एक वेक्टर F1n। अब समझिए, स्टेटमेंट आपको समझना है कि स्टेटमेंट क्या है। तो यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, हमने मान लिया था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हमने मान लिया था कि कोई ऐसा आवेश जिसका निर्माण, कोई ऐसा निकाय जिसका निर्माण यन आवेशों से हुआ है, यह आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड सो ऑन Q1 है। तो किसी एक आवेश पर, उस एक आवेश को हम Q1 माने हैं, किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल। तो देखिए, किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बल को हमने देख लिया। एक आवेश है Q1 और इसके ऊपर लगने वाला बल Q2 के कारण बल लग रहा है, Q3 के कारण बल लग रहा है, इसी तरह से Q4 के कारण लगेगा, Q5 के कारण लगेगा, Q6 के कारण लगेगा, Q1 के कारण लगेगा। तो आवेश पर लगे सभी बलों का वेक्टर योग, इस आवेश पर, Q1 आवेश पर लगे सभी बलों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या, हम ये देखिए, हम ये कह सकते हैं कि किसी आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, समझ लीजिए। तो किसी आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है यह जानने के लिए हम देखेंगे कि Q2 के द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है, Q3 के द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है, Q4 के द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है, Q5 के द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है, Qn के द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है, और जितना बल आएगा ना, सभी बलों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि Q1 पर लगने वाला कुल बल कितना है। यही बहुल आवेशों के बीच बल है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, जो इन आवेशों द्वारा
इस आवेश पर एक एक करके लगाया जाता है। ये जितने भी बल हैं, ये सभी बल एक साथ नहीं लगते हैं, याद रख रहिएगा। जब Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा तो अन्य आवेश के द्वारा बल नहीं लगता है। जब Q3 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा तो किसी अन्य आवेश के द्वारा बल नहीं लगेगा। जब Q4 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा तो किसी अन्य आवेश के द्वारा बल नहीं लगेगा। जब Q1 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा तो किसी अन्य आवेश के द्वारा बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमको यह ज्ञात करना है कि Q1 पर कुल कितना बल लगा है, तो अलग अलग बलों को ज्ञात करके जब हम सबको जोड़ देंगे तो टोटल बल हमें ज्ञात हो जाएगा। यही अध्यारोपण, देखिए इसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। और क्या है? किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। मतलब किसी एक आवेश पर कितना बल लग रहा है, अगर इसमें अन्य आवेश हो तो उसके द्वारा इस बल पर यानी वैद्युत बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो स्टेटमेंट था। अब कुल मिलाकर के हम आपको बता देते हैं इसका क्या मतलब हुआ। कि अगर आवेशों का कोई निकाय हो तो आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर कुल कितना बल लगा है, यह ज्ञात करने के लिए हम देख लेंगे कि जितने भी आवेश हैं उन आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बल कितने हैं। और जब सभी बलों को हम जोड़ देते हैं तो इस पर लगने वाला संपूर्ण बल हमें ज्ञात हो जाता है। अब हम जरा स्थित सदिश देख लें तो Q2 के द्वारा Q1 के तरफ जो लगने वाला इकाई स्थित सदिश है, ये कैप R12 होगा। इकाई सदिश कैप R12 होगा। इसी तरह से Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला जो इकाई सदिश होगा, ये हो जाएगा R13, ये कैप होगा। और इसी तरह से अगर Q1 के द्वारा Q1 पर लगने वाला स्थित सदिश देखें तो R1n, कैप R1n हो जाएगा। अब चले जरा ध्यानपूर्वक देखें। हम यह मान लेते हैं स्थित सदिश अगर देखें हम, ये तो इकाई सदिश है। अगर स्थित सदिश देखेंगे तो स्थित सदिश ज्ञात करने के लिए स्थित सदिश पर वेक्टर लगाया जाता है। ये कैप, जहां कैप होता है वहां इकाई सदिश होता है, और जहां वेक्टर लगता है वो सदिश होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि Q2 के द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है, और इसका प्रयोग हम कूलाम के नियम का प्रयोग करके, या कूलाम के नियम का जो सदिश रूप था, कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप था, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब यहां पर हम वेक्टर F12 निकालने जा रहे हैं। वेक्टर F12 का मतलब क्या हुआ? दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर हो जाएगा Q1 Q2, ये हो जाएगा Q1 Q2, और बटा में दोनों के बीच की दूरी। तो Q2 से Q1 के बीच की जो दूरी होगी वो R12 हो जाएगी, R12। तो R12 का स्क्वायर होगा, और इसके साथ साथ इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश है वेक्टर R12। जब सदिश रूप में लिखते हैं ना, तो उसके साथ इकाई सदिश का होना जरूरी है। तो ये देखिए, ये दूसरे आवेश के द्वारा यानी Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल हमें ज्ञात हो गया। अब अगर इसी तरह से Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल अगर हमको ज्ञात करना हो, तो ये हो जाएगा F वेक्टर F13, वेक्टर F13, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q3 अपान Q3 से Q1 के बीच की जो दूरी होगी वो R13 हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा R13 का स्क्वायर। जब दूरी निकालते हैं तो दूरी के ऊपर वेक्टर नहीं होता है, दूरी अदिश राशि होती है। और इसके साथ साथ चूंकि बल सदिश रूप में है, इसलिए यहाँ पर हम इकाई सदिश लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कैप R13। अब इसी तरह से एंड सो ऑन कर दें हम, एंड सो ऑन इसी तरह से करके अगर हम लास्ट वाले बल को निकालते हैं, लास्ट वाला बल का मतलब 90वें आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल, ये हो जाएगा आपका वेक्टर F1n। फिर क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बटा में हो जाएगा R1n स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैप R1n। तो ये तो अलग अलग बल हुआ। यहाँ हमें ज्ञात हुआ है कि Q2 के द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है, Q3 के द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है, Qn के द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है, इसी तरह से Q4 के द्वारा, Q5 के द्वारा, Q6 के द्वारा कितना बल लगा है। जैसे इसको ज्ञात किए हैं, हम ज्ञात कर लेंगे। अब अगर हमको टोटल बल ज्ञात करना है, टोटल बल का मतलब ये हुआ कि Q1 पर टोटल बल कितना है, तो Q1 पर लगने वाले टोटल बल को अगर हम वेक्टर F1 से रिप्रेजेंट करें, हम मान लेते हैं कि Q1 पर लगने वाला जो संपूर्ण बल है वह वेक्टर F1 है। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये जो संपूर्ण बल है ना, संपूर्ण बलों को हम जोड़ लेंगे, यानी ये हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस हो जाएगा वेक्टर F13 और प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका वेक्टर F1n। अब देखिए सब में अगर देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। तो अगर सब में कॉमन होगा तो हम यहां कर देते हैं वेक्टर F1 इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम सब में से कॉमन ले लेते हैं, और सब में से कॉमन ले लेंगे तो देखिए पहले वाले में क्या बचेगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कैप R12 प्लस, फिर हम आगे आते हैं, इस पर आते हैं दूसरे वाले पर, तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैप R13 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से हम करते जाएंगे, और फिर लास्ट में हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा Q1 Qn अपान R1n का स्क्वायर कैप R1n हो जाएगा। तो इस प्रकार यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि बहुल आवेशों के बीच, बहुल आवेशों के बीच यानी ढेर सारे आवेश हों तो ढेर सारे आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल होगा, लगने वाले बल की गणना हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा सपोज कर लीजिए आप जरा, अभी तो हम Q1 आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात किए हैं, अगर मान लीजिए हम Q1 पे न निकाल करके Q2 पर निकालते तो सब क्या हो जाता, सब चेंज हो जाता। हम देखते कि पहले Q1 आवेश के द्वारा Q2 पर कितना बल लग रहा है, Q3 के द्वारा Q2 पर कितना बल लग रहा है, Q4 के द्वारा Q2 पर कितना बल लग रहा है, Q5 के द्वारा Q2 पर कितना बल लग रहा है, फिर इसी तरह से Qn के द्वारा Q2 पर कितना बल लग रहा है। तो किसी भी आवेश पर अगर हमको संपूर्ण बल ज्ञात करना होगा तो उस आवेश को छोड़ करके शेष जितने भी आवेश हैं
उन आवेशों के द्वारा उस आवेश पर जो अलग अलग बल लगेगा, उन सभी बलों को अगर हम जोड़ दें तो हमको संपूर्ण बल यानी बहुल आवेशों के बीच का बल हमें ज्ञात हो जाएगा, या जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत हम अप्लाई कर देंगे तो हमें बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को? और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको भी बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th से लेकर के 12 तक, 9, 10th, 11, 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कह लीजिए हिंदी मीडियम और सीबीएसई बोर्ड के सभी क्लास शुरू हो गए हैं, सभी नए बैच शुरू हो गए हैं। और फिर ये जो है साइंस के, आर्ट के, कॉमर्स के सभी बैच शुरू हो गए हैं। अगर आप वास्तव में चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे जानकार बने, क्योंकि महामना इंस्टीट्यूट में वाराणसी के जितने जाने माने जो कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं सभी लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, और यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ को सिक्योर करना तो तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और फिर चलते चलते हम आपसे कह दें कि वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.